अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने चारों तरफ शॉट्स के लिए ग्राउंड के, अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि एक जानिब वो इदारों पे भी कुछ तनकीद करते नज़र आए, तो दूसरी जानिब उन्होंने PMLN जो कि अभी कुछ दिन पहले तक तो उनके साथ बड़े शेर शक्कर थे, बहरहाल उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब पे भी तनकीद की। इसके साथ साथ तो कुछ तंज शहबाज शरीफ साहब को भी किए। इसके साथ साथ जाहिर है कि उन्होंने इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को भी खुद घेदा। लेकिन ये सारी जो उन्होंने तनकीद की, उसकी आखिर उसका जवाब क्या था, वो कितनी जायज़ थी या नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कर क्या रही हैं। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी एक खिताब किया एक तकरीब में, और वहाँ पर उन्होंने अपना जो गम गुस्सा था उसका इजहार किया। ज़ाहिर है हमेशा की तरह अपोजिशन पर भी उन्होंने तनकीद की, और साथ ही साथ मईशत के हवाले से एक दफ़ा फिर वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए, और उनका ये कहना था कि अब मुश्किल वक्त ख़त्म हो चुका है, आने वाले दिनों में मज़ीद कौम को खुशखबरियाँ सुनाता रहूँगा। तो आज ओवरऑल हम यही बात करेंगे कि अपोजिशन कहाँ पर खड़ी है, हुकूमत कहाँ पर खड़ी है, और जो आपसी इनके ताल्लुकात हैं वो किस तरह से चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। बजट जो सबसे बड़ा इस वक्त आने वाले दिनों में सवाल बनता जा रहा है हुकूमत के लिए। एक जानिब बिलावल साहब ने आज ये कहा है कि वो हम पास नहीं होने देंगे, उसके लिए पूरी रुकावट डालें शहबाज शरीफ साहब, मेरे मेंबर्स भी उनके साथ हैं। तो ये सारी खिचड़ी क्या पक रही है, क्या होगा, बजट कैसे पास होगा ऐसी सूरत हाल में, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, जैसे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने बात की है, तो उसमें आज उन्होंने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की, जैसे कि उन्होंने मईशत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब पे तनकीद की, हुकूमत पे तनकीद की, और उसके साथ साथ उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब वगैरह पे भी तनकीद की। अभी मैं फ़र्दन उनकी तनकीद के ऊपर भी आती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा इस पे बताएं कि आज ये अचानक से एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या नज़र आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जवाब था जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ ने उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि बड़ा कैलकुलेटेड इंटरव्यू था और अपनी एक पॉलिसी दी थी, उसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज बड़ी कैलकुलेशन के साथ आज एक इंतखाबी पॉलिसी अपनी दी है। ये इंतखाबी कैंपेन का हिस्सा है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आज जो उनकी मुस्बत और मनफी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आज उन्होंने अपने तई तो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खूब बैंड बजाया, हुकूमत का भी बैंड बजाया, नून लीग का भी बैंड बजाया, हत्ता कि इदारों के साथ जो मामलात उनके कुछ रिजर्वेशंस थी उन पर भी बात की, पानी का भी जिक्र किया, बड़ी चीज़ों पर का जिक्र किया। लेकिन जो मुझे अफसोस हुआ इस बात पे हुआ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज तस्लीम कर लिया कि उनकी पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी है। अच्छा, वो इस तरह से कि उन्होंने आज सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया। आप देखिए वो कुछ दिनों से कर क्या रहे हैं, पंजाब पानी ले रहा है, सिंध पानी ले रहा है। आज उन्होंने यहाँ तक उसमें बात की कि जी जिस तरह से पहले इंडिया पे इल्ज़ाम लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, अगर वफाक ऐसे करेगा तो फिर पंजाब और वफाक पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इसी तरह से अगर आप ये देखें तो जो सरकारी दादोशुमार है ना इरसा के, उनके मुताबिक अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात बिल्कुल गलत है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक भी सिंध को ज्यादा पानी मिल रहा है। पंजाब के लिए 6 लाख, पंजाब के लिए जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका ये आप देख लें कि जेरे काश्त रकबा पंजाब का 22 मिलियन एकड़ और सिंध का 13 मिलियन एकड़। इस पर तफसीलन अभी बाद में हम बात कर लेंगे, लेकिन उन्होंने महदूद अपने आप को ना सिंध तक कर लिया, वो सिंध कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मैं अभी इस पे कर लूं ताकि आइंदा इंतखाबात जब आए तो मुझे सिंध में इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं उस वक्त जाके फिर दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में अपनी अच्छा, चलिए हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। हिलाली साहब, इस पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें, जो इमरान साहब का ख्याल है वो तो एक जगह, लेकिन ओवरऑल आपको क्या सिचुएशन नजर आई? पिछले दिनों तक तो वो बड़े ही हमें रिजर्व से नजर आ रहे थे तनकीद करने में भी अपोजिशन के हवाले से, लेकिन आज तो उन्होंने नवाज शरीफ पर भी तनकीद की, हुकूमत पर भी तनकीद की, मईशत के भी चिथड़े उड़ा दिए। क्या आपको वजह नजर आ रही है ऐसा करने की? काश के लोग इसको सीरियसली लेते कि इस पे फिर गुफ्तगू करना कुछ मज़ा आता, मगर मेरे ख्याल में नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। अब जो इसने सिंधी नेशनलिज्म का ये लहराया है, मेरे ख्याल में ये बड़ा गैर जिम्मेदार टैक्टिक है। और ये जो कहा है कि सिंध के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और ये पानी से शुरू किया था
और आपको पता है अगले हफ्ते मैंने आपको एक लंबा बताया था कि कोई पानी पे कोई ये कमी नहीं हो रही है, और अगर इसको फिक्र है तो इसको अपने वो सिंधी को बिठा दें उधर और वो टेलीमीटर्स को देखते रहें, और कोई और भी साथ हो और वो उनको बताएंगे कि कोई चोरी नहीं हुई सिंधी की। सिंध की चोरी पानी से होती है इनके रेजीम से, और वो शुरू होती है गुद्दू बैराज से, जिधर से गुद्दू और फिर जब नीचे आते हैं 14 कनाल्स निकलते हैं, और मैंने तफसील से आपको बताया था कैसे चोरी होता है और कौन चोरी होता है। सही है। अब कहने की बात यह है कि जी मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये एक और भी बात की थी, जैसे आपको पता है समीना, इसने कहा था कि डॉलर्स चोरी हो गए, इनको हमें हिसाब दें, ठीक है ना, आपने वो भी तय देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1-2 साल इसके हुकूमत हुई है इमरान खान की और ये हिसाब मांग रहे हैं। 13 साल का हिसाब देना जो लगातार ये सिंध से क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। बेईमानी, चोरी और करप्शन इंतहा पे है, और हम जानते हैं वो किस किस शोबे में हो रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया कि स्कूल्स में छत नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बेंचेस नहीं है, टीचर्स नहीं है। अब मगर एक और नई चीज देखें, ये विंड मिल प्रोजेक्ट्स जो इधर देते हैं ना, तो कितने 20-20+ विंड मिल प्रोजेक्ट्स इन्होंने अलॉट किया है। अब आप सोचिए कि एक विंड मिल प्रोजेक्ट देने के कितना जमीन देना पड़ता है उसका। आप कहेंगे कि 2-4 एकड़ अगर दे दें तो अगर 20+ दिए तो 40-50 एकड़ हो जाएगा। और क्या होता है विंड मिल प्रोजेक्ट के लिए? 3-4 घर और कुछ विंड मिल्स। आपको पता है 8,500 एकड़ दिया गया है। 8,500 एकड़ जमीन किसको दिया गया है भाई? ये किस फेवरेट्स को दिया गया है और किस वजह से दिया गया है और वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है? और दूसरी बात ये है कि किस चीज पे हम इनसे हिसाब लें? हेल्थ बिल्कुल ठीक है, सही, आपकी बात अपनी जगह साहिब है, सही है। आपने अच्छा पॉइंट उठाया लाली साहब कि हिसाब तो फिर सबको देना चाहिए, और इनकी तो इतनी देर से गवर्नमेंट है तो इनको भी देना चाहिए। लेकिन इमरान साहब, जो वैसे बिलावल साहब ने इस हवाले से आज स्पेसिफिकली तनकीद की, उन्होंने कहा कि ये जो डॉलर्स मिले थे स्पेसिफिकली कोरोना से निपटने के लिए, उनका हिसाब, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। उनका बतौर मेरा ख्याल ऑपोजिशन के ये सवाल जायज़ है। उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मान लिया, और हुकूमत को हिसाब देना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह लाली साहब फरमा रहे थे, फिर तमाम हुकूमतों को हिसाब देना चाहिए। आप जरूर हिसाब लें इमरान खान साहब से भी, वफाकी हुकूमत से भी, और तमाम सूबाई हुकूमतों से। लेकिन आप सबसे पहले खुद आगे बढ़ें और कहें जनाब हमें इतने पैसे मिले थे, सबसे पहले हम अपने आप को पेश कर रहे हैं, हमारा हिसाब लें, और फिर हमें आप भी हिसाब दें कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए। हमने तो ये इतने पैसे मिले थे, इतने अपने पास से डाले और ये और वैसे इमरान साहब हमारे यहाँ ये अजीब ही वतीरा है, किसी एक से सवाल करो तो फिर दूसरा ये कहता है पहले तुम सवाल जवाब। बुनियादी वजह सुन लें। बुनियादी वजह ये है कि अपोजिशन वाले जब होते हैं ना, जब भी हमारे यहाँ अपोजिशन होती है तो वो गैर हकीकी गुफ्तगू करना अपना शेवा समझते हैं। वो कहते हैं जी अब हमारे पास लाइसेंस टू किल है, हम जो मर्जी बात करें, जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, हमें हक हासिल है, हमने हुकूमत पे तनकीद करनी है। तनकीद बराए इस्लाह जरूर होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो होती है ना, वो मैं फिर वापस आऊंगा कि फिर वही बात कि उन्होंने अपने आप को आज सूबाई सतह पे महदूद कर। अच्छा, आपका ये जो पॉइंट है इसको मैं सपोर्ट दे दूं उनके ही अल्फाज से। वो जो सदर के बारे में, और मैं उसी की तरफ आ रही थी कि आज उन्होंने ये भी कुछ बात की है जो कि थोड़ा इदारों के भी हवाले से तनकीद बनती है और नवाज शरीफ साहब पे भी तनकीद बनती है। क्या उन्होंने कहा जी रायविंड के वजीर आजम हो तो वो सजा याफ्ता हो के भी लंदन चले जाते हैं, सक्खर का हो तो क्या कुछ होता है, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। रायबंद वज़ीर आज़म को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है, इस नया पाकिस्तान जहां एनआरओ नहीं दिया जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सक्खर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। खूब गुस्सा किया इमरान साहब, इसमें हर तरफ से उन्होंने अदलिया पे, इदारों पे हवाले से। जी हिलाल साहब, मैं आती हूँ एक सेकंड, जरा मैं इमरान साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। गुजारिश ये है कि देखिए उनका मकसद है खुर्शीद शाह साहब के हवाले से। हुकूमत को भी आप ये देखें कि ये प्रॉब्लम है, आप या तो इदारे जो हैं आप उनको साबित करें, नहीं तो इतने सालों तक आप बगैर कोई इल्ज़ाम साबित किए जब रखते हैं तो फिर अपोजिशन को तो मौका मिलेगा। अपोजिशन वाले तो फिर कहेंगे कि हमारे साथ इस तरह का इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, हमें
जो है इंतकाम का निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी एक तरह से सिंध कार्ड उन्होंने यूज किया, तो उन्होंने हर बात में किया। बिल्कुल ठीक है। हिलाल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से? देखिए, सिंध कार्ड इस बात में इसने बिल्कुल नहीं किया। इस बात पे वो कहा है जो बिल्कुल सच है। अच्छा। आप सोचिए तो सही कि बेनजीर भुट्टो के साथ इन्होंने क्या किया था। इसके उन्होंने इनके खिलाफ केस निकालते थे और क्या पेशी देते थे 4 सूबों में। आप एक सूबा की बात कर रहे हैं। कभी बेचारी को कहती थी लाहौर आ जाओ, कभी कहते थे कराची में आ जाओ, कभी कहते थे उधर आ जाओ। आई मीन दिस वाज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही कह रहा है। और यस, हम जानना चाहते हैं एक आदमी जिसका चार्ज कन्विक्शन था वो कैसे निकला। और बिल्कुल सही है, ही शुड मेंशन इट। मैं आपको क्या लेकिन हिलाली साहब, क्या इसकी वजह सुबाइयत लगती है आपको? इसकी वजह आपको सुबाइयत लगती है क्या? या वैसे ही एक हम पीएमएलएन का देखते हैं ना कि एक सब लोग इस चीज को कहते हैं कि जी पीएमएलएन से हमेशा ही एक अलग ट्रीट किया जाता है, तो क्या ये वजह है? या फिर इसमें ये वजह है कि चूंकि उनका ताल्लुक पंजाब से और चूंकि उनका ताल्लुक सिंध से, इसलिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन है? दिस इज नॉट लाइक दिस। डू यू थिंक सो? What do you mean I think so? Everybody knows so. I don't think so. Okay. और कहने की बात सिर्फ ये है, जब आप ये करते हैं इस किस्म का ब्लेटेंट फेवरेटिज्म एक सूबे का, इसलिए कि वो मेजॉरिटी सूबा है, 70% लोग उस सूबे पे आते हैं, आपका तो फर्ज होता है कि इसलिए कि 70% लोग आपके सूबे से आते हैं, दूसरे सूबों को सेंस ऑफ फेयर प्ले होना चाहिए। तो जब वो ऐसी बात करता है मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, मगर साथ साथ में ये भी कहूंगा कि आप लॉ की बात कर रहे हैं। लॉ, माय गुडनेस, आप जाके सेशंस कोर्ट जजेस को पूछें कि क्या वो वडेरों के खिलाफ जब जजमेंट देते हैं या देना चाहते हैं उनका क्या फीलिंग्स होते हैं। क्या वो डरते हैं देने के लिए? क्या गवाह जो होते हैं टेस्टिफाई करते हैं आके जब उनको देना होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे? माने सिंध में जो सिचुएशन ऐसा है, क्या आप समझते हैं ये एसएसपीज जो आप अपॉइंट करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, वो आप फेवरेटिज्म के बेसिस पे करते हैं और उसके बाद किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ इज अ प्रॉब्लम। तो अदालती निजाम पे तो सबको ही प्रॉब्लम है, वो तो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर भी क्वेश्चन करते हैं। यस, दैट्स ट्रू हिलाली साहब। 250 डाकुओं का घर आपको परसों जलाना पड़ा। 250 डाकुओं का घर। अब आप मुझे बताएं, किसी को नहीं पता था कि 250 डाकू और 1000 उनके जो घर में रहने वाले हैं उधर रहते? आपको पता ही नहीं था? Of course you knew. What does that mean? It means you were complicit in the crime. इसलिए मैं कहता हूं ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है। अच्छा, चलें अपने जो अदालती हवाले से 10 साल से रहते हैं और कहते हैं हमने पकड़ा है। चलिए हिलाली साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इमरान साहब, मैं इस थोड़ा सा स्पेसिफिकली जो कि आगे बढ़े और मैं इस पे भी आपकी ज़रूर नंबर्स की उन्होंने बात की जब अपोजिशन के हवाले से बात हुई, क्योंकि अपोजिशन की दीगर जमातों और स्पेसिफिकली पीडीएम को उन्होंने ज़रा टारगेट किया और उनका नंबर्स थे, आप उनके सहूलतकार बने, नंबर्स होने के बावजूद नहीं आप लाए। क्या उन्होंने कहा ये भी सुन लीजिए। अगर आपने हमला करना है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, बुज़दार साहब के खिलाफ, तो वो नंबर्स है। तो उस सूरत हाल में इस्तीफ़ा देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने के मुतबादिल है। अगर आपका कोई एहतजाज है, कोई पॉइंट है, तो 3 साल जो है मुल्क और कौम इन इस्तीफ़ों का सुन रहे हैं, वो थक गए हैं, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लाली साहब की बात सुन चुके हैं, मेरे ख्याल की कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन इमरान साहब नंबर्स थे, देखें नंबर्स उस तरह से तो नहीं है। अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि हम नंबर पूरे कर सकते हैं कोशिश करके। अब मामला ये है कि असल चीज़ ये देखिए कि ये इस हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि कुछ ताकतवर लोग भी ये चाहते हैं कि पंजाब में तब्दीली हो जाए, क्योंकि पंजाब में वज़ीर आला की कारकर्दगी से वो कुछ इतने खुश नहीं है, तो शायद इन्हें यह था कि उधर से भी कुछ सपोर्ट मिल जाए। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि नून लीग का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है, वो ये समझते हैं कि जनाब अगर हमने इस तरह से ये कर लिया तो फिर वही पिंग पोंग होगी कि एक तो ये कि इन्हें सियासी शहादत मिल जाएगी, दूसरा जो इस वक्त हालात हैं मुल्की और कोरोना की वजह से जो मुआशी सूरत हाल है, वो समझते हैं कि जनाब हम खुद भी फंस जाएंगे, तो हम क्यों ना ये करें
कि थोड़ा सा इस पे इंतज़ार करें और इलेक्शन के बाद पूरी तरह से आए और ज़्यादा सीटें भी जीतें, और फिर अगर हमें हुकूमत बनाने का मौका मिले तो बनाएं, ताकि उस वक्त सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। लेकिन मैं वापस आता हूँ उसी बात की तरफ कि जो बिलावल अभी उन्होंने जिक्र किया पंजाब और सिंध का, और हिलाली साहब कह रहे थे, हिलाली साहब गुजारिश ये है कि अगर आप नवाज शरीफ की फैमिली की बात करें तो नवाज शरीफ जेल में रहे, उनकी बेटी जेल में रही, शहबाज शरीफ जेल में रहे, हमजा शहबाज जेल में रहे, तो ये तो सब वो तो इस तरह से कहेंगे कि हमारी तो पूरी फैमिली ने जेल काटा है। आप ये देखें बिलावल भुट्टो जरदारी की जो वालदा मोहतरमा थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने कभी भी सिंध कार्ड का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उनके बारे में ये कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। इसी तरह उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इवन उनके वालिद जब मोहतरमा की शहादत हुई उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। मेरा ज़ाती तौर पे नुक्ता नज़र ये है कि मुझे तकलीफ़ होती है ज़ाती जब पीपल्स पार्टी जैसी वफाकी जमात अपने आप को एक सूबे तक महदूद करती है। इसलिए मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कम से कम ऐसी जमातें जो चारों सूबों में अपनी नुमाइंदगी रखती हैं, उनको सिर्फ अपने कुछ फायदे के लिए या अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपने आप, यानी आप यूं तनकीद कर सकते हैं कि जी पीपल्स पार्टी को रिलीफ नहीं मिलता अदालतों से जिस तरह पीएमएलएन को मिलता है, लेकिन आप ये ना कहें कि इसलिए क्योंकि हम सिंध से हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा ठीक है हिलाली साहब, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें, वैसे तो मेरा ख्याल आप जाने ही दें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये मुझे बता दें कि आप भी ये समझते हैं कि नंबर्स पूरे थे लेकिन ये करना नहीं चाहते थे इसलिए नहीं किए, या फिर नंबर्स ही नहीं थे इनके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए? हाँ, ये इज़ अ गुड क्वेश्चन। मुझे नहीं पता, मैं इतना क्लोजली नहीं फॉलो किया नंबर्स गेम। आई थिंक इमरान याकूब शुड नो दैट बेटर। मगर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये इस वक्त इनका मिलाप नहीं है, इनके इख्तिलाफ बहुत हैं, ये सब बनावट है। और ये शायद ये मौलाना फजल रहमान जो है, जो कहता है ना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पता नहीं इसके लिए कुछ ऐसी बातें कर रहा है, मगर देयर इज़ नो क्वेश्चन कि इनका मिलाप हो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये जो फैमिलीज जो इमरान ने जिक्र किया अभी कि फैमिली ये वो सब लोग जेल गए हैं, वो सब लोग जेल इसलिए गए, सब लोग अनफॉर्चुनेटली जेल नहीं गए हैं, जाना चाहिए, बल्कि ज़्यादा को जाना चाहिए इसलिए कि चोरी किया है इन्होंने। मगर वो अलग बात है। कहने की बात यह है कि इन्होंने देखिए ये काम कैसे करते हैं। जस्टिस कयूम मलिक, आपने नाम सुना होगा, उनका एक भाई है, उसका नाम है परवेज मलिक, वो एमएनए, उसकी वाइफ एमएनए, उसका बेटा एमपीए, उसकी बेटी एमपीए है। भाई व्हाट इज दिस? मरियम औरंगजेब एमएनए है या एमपीए है, उस ताहिरा औरंगजेब ये सब, दिस इज फैमिली। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये क्या इक्विवेलेंस हो रहा है इधर? दिस इज अ होक्स। ऐसी तो खैर वैसे हमें मिसालें हर पार्टी में मिल जाती हैं हिलाली साहब, वो आपकी बात तो वैसे ठीक है। ये मिसाल दे, नहीं ये मिसाल दे मुझे, बाप बेटा अब आप देखिए ना, जरदारी साहब उनकी बहन, बाप, ओ माय गॉड, जरदारी साहब उनकी बहन, उनका बेटा, हिलाली साहब ये क्या वोटर्स हैं? ये क्या वोटर्स हैं? आप समझते हैं इन लोग अपने दिमाग इस्तेमाल करते हैं ऐसे जब वोट करते हैं? हिलाली साहब इस पर थोड़ा सा थोड़ी सी गुजारिश सुन लें। पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये, पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये, अब आप देखें कि आपने इनकी बात की, पहले तो मैं तस्दीक कर दूं कि परवेज मलिक के बेटे भी एमएनए हैं, एमपीए नहीं है, एमएनए है। अच्छा। दूसरी बात ये, आप ये देखें जैसे समीना ने भी अभी खुद जिक्र किया कि जरदारी साहब, उनकी बहन, आगे देखें कितने रिश्तेदार, उनका बेटा, ये सारे। फिर आप देखें परवेज खटक की फैमिली में 27 के करीब लोग थे जिनका अखबारात में मीडिया में जिक्र आया कि जो इतने लोग हैं जो उन्होंने अपने रिश्तेदार। फिर आपको एक हैरत होगी लाली साहब, परवेज मुशर्रफ दौर में चौधरी बरादरान के हवाले से यह कहा जाता था कि 63 हिलाली साहब ऐसे लोग हैं जिनसे उनकी रिश्तेदारियां हैं, करीबी रिश्तेदारियां, यानी कहीं कोई शादी की हुई थी बच्ची की, कोई रिश्तेदार करीब दूर, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक 63। तो ये बात है। इसी तरह सिंध में देखें वडेरों के आपस में उस तरह से रिश्तेदार, वही जैसे मैंने भी कहा कि हर पार्टी में आपको ही नजर आता है। एक ब्रेक ले लूं मैं इमरान साहब, ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं और बात करते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं बिलावल साहब के जी हुकूमत गिरानी होती तो ये हो सकता था, वो हो सकता था। इमरान साहब ने भी ऐसी बात की है कि ये हुकूमत गिराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, यही सारी सियासी कश्मकश को मज़ीद देखेंगे कि क्या हो रहा है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन आपस में भी उलझ रही है, गवर्नमेंट से भी उलझ रही है। उधर जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनका भी ये जानना है कि जनाब अपोजिशन उन्हें उनकी हुकूमत को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फ़ौज की भी मदद लेना चाह रहे हैं। जैसे इसकी थोड़ी सी इंडिकेशन आज इमरान साहब ने भी अभी दी। चलिए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरबों डॉलर, डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इमरान साहब फौज को कहा है इन्होंने? देखें ये कोई मामूली बात नहीं है ना। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा ये किसी मेरे जैसे आम आदमी ने या किसी छोटे से सहाफ़ी ने ये बात की है। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है मुल्क का वज़ीर आज़म, वो भी इमरान खान जैसा दबंग वज़ीर आज़म। अब इमरान खान साहब के बारे में वैसे तो अपोजिशन से के दौर से ये मशहूर है कि इमरान खान साहब ऐसी बातें कर जाते हैं जो कई दफ़ा जिनका वजूद नहीं होता या उस पर यू टर्न ले लेते हैं। बहुत सारी बातें वो ऐसी जोश खिताबत में कर जाते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म क्योंकि उनके अंडर एजेंसीज भी हैं, खुफिया इदारे भी हैं और सारी इंफॉर्मेशन आती है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि अगर ये बात ठीक है तो इसका सबूत ज़रूर दें। अच्छा। अवाम के सामने सबूत लाना चाहिए और जमहूरियत के दावेदार अगर इस तरह की बात करते हैं तो उनको बेनकाब करना चाहिए, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो फिर ऐसी इतनी सख्त बात इस तरह से वज़ीर आज़म को नहीं करनी चाहिए। वैसे हिलाली साहब अभी इमरान साहब खुद भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि कुछ हल्के नाखुश हैं तो कुछ मदद कर देंगे। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन आपने ये बात मेरी बात वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी। मैं ये कह रहा कि इनका पीपल्स पार्टी का ख्याल था, पीपल्स पार्टी का कि जो खुश नहीं है वो भी शायद उनकी मदद को आ जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये खुद फौज से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा। चले हिलाली साहब आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट को गिराने के लिए फौज की मदद के लिए कोशिश की गई ऑपोजिशन की जानिब से? बिल्कुल की जाएगी कोशिश और बिल्कुल ज़रूर किया होगा। क्या आप समझते हैं इनकी रिश्तेदारी के सिर्फ बिजनेस में कन्फाइंड है? रिश्तेदार फौज में नहीं होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सबको इस्तेमाल करते हैं, भाइयों को इस्तेमाल करते हैं कि जाके पूछो यार कुछ करेगा कि नहीं करेगा, इससे जान बचाओ, इसका जान छुटाओ हमारे से। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और ज़रूर मुझे सिर्फ अफसोस एक बात की ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मगर बहुत सारे ऐसे साजिशें हैं जो मेरे ख्याल में उनका नोटिस अभी लेना चाहिए। अगर फैमिली हो या ना हो, नॉट विद स्टैंडिंग, फिर भी लेना चाहिए और इसलिए कि इसको ख़त्म करना चाहिए। दिस शुड नॉट बी सो। और आप कह रहे हैं कि ये सब जगह हमारे रिलेटिव्स होते हैं, भाई ये फ्यूडल सोसाइटी में ये होते हैं, अर्बन सोसाइटीज़ में इस किस्म की फ्यूडलिज्म नज़र नहीं आती है। तो हम अभी तक ग्रेजुएट नहीं किए, वी आर स्टिल स्टक इन दैट फ्यूडल मोड। नहीं तो मैं तो समझता हूं कि मुझे किसी ने आज ऑफर किया है और कहने लगा मैं आपको बता दूं कितने फैमिलीज ये हैं जो कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट को। मैं हैरान हो गया और कल 1-2 दिन में वो मुझे देगा ये सब जो वर्कआउट। तो यस, मेरा ख्याल है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर कहता है, उसने अफसोस से उसने आधे मजाक में किया, इमरान खान साहब दिस इज नो जोक, आपने इसको बड़ा सीरियसली लेना था। और अगर भी आपको बाय द वे पता चला है, फॉलो इट अप, जैसे इमरान याकूब ने कहा, फॉलो इट अप एंड सी ये किसने किया है और क्या। इसको सद्देबाब होना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त जो एक टास्क है गवर्नमेंट के लिए, अगर जो मैं नंबर्स की बात पहले कर रही थी, बिलावल साहब के पास नंबर है या नहीं है, इसको तो बड़ा इजीली जज किया जा सकता है। वो इस तरह के आगे मरहला है बजट का, अगर वाकई ऑपोजिशन के पास ज़्यादा नंबर्स हैं तो वो बजट को रोक सकता है। और बिलावल साहब ने आज ये बात भी कही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, मेरे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के अंदर आपके साथ हैं इस हवाले से, आप बजट को रोकें। देखिए उन्होंने क्या कहा। पार्लियामान की हद तक, इस बजट की हद तक
मैं खुलम दावा दे रहा हूं मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले। बजट के दिन वो आके वोट तो दें। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें। इमरान साहब, एक जानिब तो इतनी तनकीद भी हो रही, लड़ाई भी, फिर दूसरी जानिब कह रहे हैं कि जी मेरे मेंबर्स भी आपके हैं। क्या इन्हें कोई शक है कि शहबाज शरीफ साहब वोट बजट पास करा देंगे? अब देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों कोशिश करें तो बजट फिर भी रोक नहीं सकते। अच्छा, आपने इंट्रो में पूछा था कि क्या ये बजट पास करवा लेंगे, ये बजट किस तरह से पास होगा? यही असम्बली बजट पास करेगी और इसी तरह पास होगा जैसे पिछले बजट पास हुए थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये दोनों मिलके, पीडीएम की सारी जमातें मिलके सपोर्ट करेंगे। उतने वोट नहीं है इनके। अब देखें, जितने वोट ने चाहिए, बजट कैसे पास नहीं होता अगर जहांगीर तरीन के लोग अलग हो जाते। अगर जो लोग इत्तेहादी अलग हो जाएं या कोई इस तरह की अगर जो लोग किसी वजह से खड़े हैं साथ, जो हैं वो इत्तेहादी बन के, जीडीए, मुस्लिम लीग, काफ, ये अलग हों तो फिर इमरान खान के लिए मसला होता है। अभी उनके पास सादा अक्सरियत मौजूद है जो बजट पास कराने के लिए बहुत काफी है। बिल्कुल सही। इसमें अभी तो यही तो मेरा क्वेश्चन था ना हिलाली साहब कि फिर वो सिग्नल है। जी Yes, this is a signal. This is a signal. ये जहांगीर तरीन, जीडीए, इंडिपेंडेंट्स और भी जो फाटा वाटा के एक्स हैं, इस इज अ सिग्नल कि आओ बात करो, पैसे कमाओ। हम हम हैं मैदान में, अब आओ हमारे साथ बात करो। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन दूसरी जाने मुझे तो कुछ और तौर नहीं। एक मिनट जी, खास तौर किसको? खास तौर शहबाज शरीफ को। क्यों? शहबाज शरीफ तो जहांगीर तरीन का तो बड़ा दोस्त है। He's a chum। भाई बात करो उससे जाके, अपने, हम सब आपके पीछे हैं, जाइए बात करें आपके दोस्त से। So this is the story। अच्छा, लेकिन इस दूसरी जानिब में आपके पास एक सवाल और लेके आ जाती हूँ। एक जानिब ये ऑपोजिशन अपनी कर भी रही है कोशिशें और नहीं भी कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता है कि हो रही हैं कोशिशें, लेकिन दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात पे भी यकीन है कि ना सिर्फ ये कि वो पूरी ये मुद्दत करेंगे बल्कि अगली भी गवर्नमेंट बनाएंगे। अभी पिछले दिन उन्होंने एक तकरीब में ये बात की, जरा सुन लीजिए नाज़रीन। जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% पे जब ऊपर जाना है तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। इमरान साहब, एक तो ये मईशत के हवाले से भी मैं इस पर आप अपना कमेंट करते हैं कि आज बिलावल साहब ने तो बताया है कि जी मईशत कैसी है, आपको तो गरीब आदमी का एहसास ही नहीं है, और दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये उम्मीद है कि वो तो अगली गवर्नमेंट बनाएंगे। समीना, मैं पहले भी हमेशा ये बात करता हूँ, आज फिर कहूँगा, आम आदमी को ग्रोथ रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उसको रोटी कितने में मिलेगी, आटा कितने में मिलेगा, उसके घर का खर्चा चल रहा है या नहीं चल रहा। पहली बात। दूसरी बात ये जो आप कह रही हैं, हर वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश होती है, हर वज़ीर आज़म की ख्वाहिश होती है कि जनाब अगली हुकूमत भी उसी की बने। नहीं, उनकी ख्वाहिश तो है, आप अपनी असेसमेंट दें ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी असेसमेंट भी दे रहा हूँ। जो इस वक्त हालात हैं, अगर आप इस वक्त बाहर ऑन ग्राउंड बात करें तो पीटीआई आज अगर इलेक्शन हो जाए फेयर एंड फ्री, तो मेरी बात लिख लें, पीटीआई ने जितनी सीटें पिछली दफा ली थी, पीटीआई उससे कहीं कम सीटें जीते। अच्छा, आज महंगाई की वजह से, महंगाई इनके गले पड़ चुकी है। ज़िमनी इलेक्शन में भी यही नजर आया। लेकिन प्रॉब्लम, ज़िमनी इलेक्शन उसका खुला सबूत है। आप 11 में से 10 इलेक्शन हार गए हैं। इमरान खान साहब, अगर आप दोबारा वजीर आज़म बनना चाहते हैं जरूर बने, लेकिन उसके लिए आप महंगाई के जिनको काबू में करें, उसके लिए गरीब आदमी को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे करें, उसके लिए जो मिडिल क्लास आपकी नुमाइंदा थी उसकी जरूरतें पूरी करें। मिडिल क्लास तो बेचारी रुल गई है, मिडिल क्लास तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। चलिए मैं जरा हिलाली साहब से भी पॉइंट ऑफ लेते हैं। हिलाली साहब देखिए, वो तो ये इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनका तो मौक़िफ़ यही है कि अब जब मुल्क तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता समरात नीचे भी आना शुरू हो जाएंगे। लोगों की जब परचेजिंग पावर होगी तो महंगाई जितनी भी हो लोग उसको कोप कर लेंगे। लेकिन इस बुनियाद पर आपको लग रहा है कि वो अगली गवर्नमेंट बना सकेंगे और ये टेन्योर पूरा कर लेंगे?
देखिए, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनका दिमाग वैसे काम करता है जैसे कि भाई अच्छे फिगर्स हैं, प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो गए हैं, प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो गए हैं, लिहाजा हम जीतने की चांसेस हमारे बढ़ गए हैं। मगर जो इमरान याकूब ने कहा है, गरीब आदमी वैसे देखता है, गिव्स अ डैम कि जीडीपी 10% भी बढ़ जाए, अगर वो रोटी की दाम बढ़ जाए और उसको कुछ मिलता नहीं है नौकरी, तो वो क्या करेगा? इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना कि ही इज अ शू इन फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन गलत बात है। मगर साथ साथ मैं कहता हूं कि अगर फिगर्स इंप्रूव करें और इसका इम्पैक्ट होगा, स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं? लोग ज्यादा पैसे दे रहे, खर्च रहे हैं, खर्चेंगे पैसे, ठीक है, इन्फ्लेशन में गो अप, बट सप्लाई साइड को कंट्रोल करो तो इट वोंट गो अप। तो इसके एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि ये अच्छे फिगर्स को खुद स्किलफुली एक्सप्लॉइट करके लोगों का वोट हासिल करें। तो आई थिंक इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए हम जीत गए। 4% कुछ नहीं है भाई, हमें 6 से 8% 15 साल चाहिए। आप मनमोहन सिंह हिंदुस्तान को 7 से 9% 10 साल के लिए लगातार दिया, चाइना 10% लगातार 20 साल के लिए। ये कहना कि एक दफे 4% हो गया तो हम अगला कोविड की वजह से इसको जरा थोड़ा मेरा ख्याल है ज्यादा वो कर रहे हैं। हिलाली साहब, आपको याद है पिछले दौर में नून लीग तो ये कहती थी हमने दूध की नहरें बहा दी हैं, लेकिन जब इलेक्शंस हुए थे तो रिजल्ट आपके सामने था। इमरान खान जीत गए थे, पीटीआई जीत गई थी, उसको बेशक वो जो भी अब नाम दे, ठीक है। तो इलेक्शन में पहले कुछ और बातें होती हैं। वजीर आजम जब होता है ना, उसके गिर्द ऐसा एक हिसार बन जाता है, होल चढ़ा दिया जाता है जो उनको नजर ही नहीं आता। यकीन करें, उनको सिर्फ वही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहते हैं, उनको सिर्फ वही दिखाई देता है जो वो देखना चाहते हैं, और जो चमचे किरछे होते हैं ना साथ, वो ऐसी तस्वीर पेश करते हैं, ब्रेक लेते हैं जिसकी आदत कोई नहीं। ठीक है, चलें जी, देखते हैं खान साहब किस तरह से चैलेंजेस से मीट करते हैं या नहीं, और या फिर ये गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ दिखावे की ऑपोजिशन कर रही है या फिर रियलिटी में हमें नजर आएगा बजट के ऊपर कि क्या सिचुएशन बनती है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कोरोना वैक्सीन के हवाले से खास तौर पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी होंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि अभी तक लोग कोरोना वैक्सीन के लिए कुछ खदशात भी रखते हैं और इसकी इफेक्टिवनेस के हवाले से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में जारी है और अक्सर ये हम देख रहे हैं कि एक तशवीश ज़रूर है मुख्तलिफ आलमी इदारों को भी कि ये स्लो है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इदारों को तशवीश है। अगरचे काफ़ी कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि लोगों को इस तरफ तरगीब दिलाई जाए, लेकिन कुछ तो मसाइल भी हैं इंतज़ामी, और कुछ इसके साथ साथ लोगों के अंदर भी एक हिचकिचाहट का रवैया देखने में आ रहा है कि वो वैक्सीन लगवाने से कुछ गुरेज़ां से भी हैं। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी अभी बहुत सारा काम करना बाकी है इस सिलसिले में। तो क्या वजूहात हैं इसकी, और वैक्सीन से मुतालिक जो सवालात हैं कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। वाइस चांसलर हैं आप यूनिवर्सिटी के और सीनियर डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, सब आपको जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही फरमा दीजिए कि अवाम में इतनी हिचकिचाहट कुछ नज़र आ रही है, बहुत स्लो चल रहा है ये प्रोसेस, इसकी वजह अवाम की अपनी एक है मसाइल के वो नहीं जा रहे, या फिर आपको इंतज़ामी तौर पर इसकी वजूहात लग रही हैं ज़्यादा? बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख़्याल है जी दोनों चीज़ें हैं। किसी हद तक तो डेफिनेटली रिलक्टेंस है, वैक्सीन रेजिस्टेंस है, और ये ग्लोबल फिनोमेनन है। वैसे कोई सिर्फ पाकिस्तान से स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमारे एजुकेशन लेवल इस तरह का है, हमारी ट्रेन इस तरह की है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उधर रीच नहीं है और उनको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही नहीं है। शहरों में फिर बेहतर है, और पंजाब में बेहतर है, और लाहौर में बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एज़ यू गो यू नो डिस्टली जब आप जाते हैं सब अर्बन में और रूरल एरियाज़ में, तो सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड।
हमारी स्पीड बहुत कम है। जो टारगेट है हमारा वो ऑब्वियसली 75% हमें जल्द से जल्द करना है, क्योंकि बहुत देर कर दी तो ये वायरस जैसे म्यूटेट कर रही है तो शायद इफेक्टिव भी ना रहे वैक्सीनेशन। अच्छा। तो इसलिए वो और फैक्ट ये है कि क्योंकि हम ट्रायल्स में मुब्तला हैं, अभी तक हम 5 वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। सबसे पहले कैंसाइनो का किया था, जिसका हमारी इंटरम रिलीज़ आ गई कि 33,000 लोगों को लगाया और उसमें माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हुए, वो भी 3 to 5% में, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ माइल्ड फीवर और एक्स एंड पेन्स, और वो एक दिन रहे। कोई लॉन्ग टर्म, आज तकरीबन 1 साल होने वाला है हमें लगे हुए वैक्सीन को, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। और अनफॉर्चुनेटली देखें, हमारा जो माशरा है अभी भी आपको पता है जादू टूने पे ज़्यादा बिलीव करता है, कुरान और सुन्नत पे कम करता है। मुस्तनिद डॉक्टर शायद फारिग बैठे हों लेकिन क्वैक्स के पास ज़्यादा जाता है। सनसनी पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, और जब ये हथकंडे सोशल मीडिया के हाथ लग जाएं और फिर एजेंसीज़ भी हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे दोस्त भी बहुत हैं, दुश्मन भी पाकिस्तान के बहुत हैं, एक नेक्स्ट डोर है, एक इजराइल है, तो उनकी एजेंसीज आर ऑपरेटिव हेयर, और कोई भी हमारा दुश्मन नहीं चाहेगा कि हम इस चीज से बाहर निकलें, ना हमारी इकोनॉमी और ना लोग निकलें। सही, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी हमने ये चीज़ तो देखी है कि ये तो खुद जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनकी जानिब से भी इस तरह की बातें की गई हैं कि जी ये वैक्सीन अच्छी है, नहीं जी दूसरी ज़्यादा इफेक्टिव है। और फिर दूसरा, अब तो नई एक जंग शुरू हो गई है कि कुछ ममालिक एक वैक्सीन को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी जो ये लगवाएगा वही हमारे मुल्क में आ सकता है, कुछ दूसरे कह रहे हैं नहीं जी ये ज़्यादा अच्छी है, यही लगवाएं। तो अब इस तरह की जब चीजें होंगी फिर तो लोग ऑटोमेटिकली कंफ्यूज होंगे। देखें, डेफिनेटली खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशन एज आई पॉइंटेड आउट, तो इसमें देखें फैक्ट्स ये हैं कि जो मैंने बताए हैं कि जो हमने वैक्सीन ट्रायल किए हैं 3 के कर बैठे हैं, तीनों ही सेफ भी हैं, एफिकेशियस भी हैं और वेल टॉलरेटेड भी हैं। एविडेंस बेस्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मिथ्स की बात नहीं करता। परसेप्शंस अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटीज़, और इस मामले में भी यही कुछ हो रहा है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ कोई लोगों की जान बचाने के लिए हम नहीं लगा रहे। वैक्सीन में आपको एक चीज़ समझना होगा कि नोबडी इज सेफ अनलेस एवरीबडी इज सेफ। तो किसी भी दुनिया में अगर ये बीमारी रहेगी तो आउटब्रेक्स होती रहेंगी। वी हैव टू एरेडिकेट इट ग्लोबली। तो इसलिए एक तो ये फिनोमिनन हमें याद रखना है। दूसरा ये है कि मैं ये बताता चलूँ कि ये एक इकोनॉमिकल वॉरफेयर भी बन गया है बिटवीन चाइना एंड यूएस एंड वेस्ट। तो देखें, ये ब्लेम गेम बनती जाती है, ये तो होगा, जाहिर है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है फार्मा कंपनीज़ को, अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मुल्कों की को अपनी इकॉनमी रिवाइव करने की, कि जो उन्होंने सफ़र किया कोविड में वो चाहते हैं कि, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टली कि क्योंकि देखें मैसेंजर आरएनए अगर वैक्सीन ही लगानी है वो तो चाइना की भी हैं, और उनकी देखें अगर आप फाइज़र की बात करते हैं तो -68 कौन से हम पाकिस्तान में कर सकेंगे -68 प्रैक्टिकली, विच इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। जाहिर है चंद एक एरियाज़ में आप कर लेंगे बड़े शहरों में, तो मैं समझता हूँ कि 2 to 8 पे ही हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोल्ड चेन नहीं होगा और वैक्सीन की एफिकेसी नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ कोल्ड चेन, -68 इज़ वेरी चैलेंजिंग। हमारी यूनिवर्सिटी में तो है, लेकिन कोट राधा किशन वगैरह में होगा। डॉक्टर साहब इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। जामा नेटवर्क ओपन जो है एक तिब्बी तहकीकी रसाला, उसमें CNN के मुताबिक ये छपा आर्टिकल कि जिसमें बताया गया कि आबादी की अक्सरियत भले वैक्सीन करवा भी ले, लेकिन एहतियाती तदाबीर अगर तर्क कर दी जाएं, यानी आप समाजी फासले को बरकरार ना रखें, आप मास्क छोड़ दें, आप सोशलाइजिंग जो है उसमें कमी हो जाए, आपकी उस तरह से हो जाए, तो फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर वैक्सीनेशन के बावजूद बीमारी बढ़ने के खतरात उसी तरह से रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन के साथ एहतियात की कितनी ज़रूरत है? देखिए इमरान भाई, आपका बिल्कुल उस जरीदे ने भी सही कहा और आप भी बिल्कुल उसका सही एनालिसिस कर रहे हैं। देखें, कोई भी अभी तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई जो 100% एफिकेशियस हो। एफिकेशियस उसकी इस लिहाज से है कि सीरियस डिजीज़ से रोकती है। अगर आपको वैक्सीन लगी है, अगर आपको बीमारी हो जाती है तो आपको सीरियस बीमारी नहीं होती, वेंट पे नहीं जाना पड़ता, हॉस्पिटलाइजेशन हाई फ्लो ऑक्सीजन पे, या आपकी जान को ख़तरा नहीं होता। डिजीज़ ऑल टुगेदर को जो हमारी स्टडीज़ हैं उसमें 75% एफिकेसी थी कि डिजीज़ ऑल टुगेदर,
और मैं समझता हूं कि जैसे ये म्यूटेशंस आ रही हैं, वेरिएशन आ रही हैं और आ भी स्पाइक प्रोटीन्स में रही हैं, डबल म्यूटेंट भारत का भी इधर आ चुका है, तो इसलिए इसका हमें बहुत स्विफ्टली काम करना पड़ेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स पे कि हमारी 75% से ज़्यादा आबादी जो 15.5 करोड़ बनती है जल्द से जल्द इफेक्टिवली वैक्सीनेट हो ताकि लोकल ट्रांसमिशन रुके। लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इस मास्क नामी चीज़ को या फिजिकल डिस्टेंसिंग या हैंड हाइजीन वगैरह छोड़ दें, ये आपको रखना ही पड़ेगा एब्सोल्युटली, जब तक कि ग्लोबली हम रेडिकेट नहीं कर देते। देखें जो कोवैक्स है वो भी इसीलिए बनाई गई थी। जी 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 हिलाली साहब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये हमारा स्पीड जो है वैक्सीनेशन का वो बड़ा स्लो है, क्या वजह है? ये क्या वजह है? क्यों नहीं लोग जल्दी से ट्रेन होते हैं? आखिर करना क्या पड़ता है? एक जैब देना पड़ता है, क्या बात है ये क्यों? इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं और जैसे एक और म्यूटेंट आ जाए द होल डैम थिंग विल बी आउट ऑफ ऑर्डर। तो मुझे आप बताएं ये क्या वजह है और क्या कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। एक तो ऑब्वियसली सप्लाई लाइन साइड पे भी हमें देखना पड़ेगा कि ऑल द कंट्रीज आर कंपीटिंग के वो वैक्सीन की क्यूइंग में लगी हुई हैं। एक तो वो इशू है, हमें वैक्सीन डिप्लोमेसी को एक्टिव करना है, हमें अपने फॉरेन ऑफिस को एक्टिव करना है कि वो मुख्तलिफ जो प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया में, ख़ासकर चाइना, ख़ासकर रशिया, ख़ासकर वेस्ट में जो यूरोप है और फिर अमेरिका है, उनसे ये डिप्लोमेटिक चैनल के लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जब सप्लाई साइड सही हो जाए उसके बाद दूसरी जो आपने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स की एक स्विफ्ट ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैक्सीन को हमने कोल्ड चेन के ज़रिए पहुँचाना है और उसको लगाना भी है, उसको ऑब्जर्व भी करना है और ये भी देखना है कि वो इफेक्टिवली लग रही है और सेफली लग रही है, अगर अदरवाइज वी विल गो इन डिसरिप्यूट। मेरा ख्याल है कि हमें मैक्सिमम फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बलूचिस्तान इज स्ट्रगलिंग बिहाइंड, हमें उनको हेल्प करना है, उन प्रोविंसेस को, चाहे हमें यहाँ से वैक्सीनेटर्स भेजने पड़ें, चाहे वहाँ के ट्रेन करें, चाहे हमें रूरल एरिया में। देखें मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि नोबडी इज सेफ अनलेस एवरीबडी इज सेफ इन वैक्सीन वर्ल्ड। तो इसलिए हमें तो ये पूरा एक प्लान, जामा प्लान के तहत चलना है, ये नहीं कि हम इशू बेस्ड पे चलते रहें। हमें तो इसकी प्लानिंग करनी है कि कब हम कह सकेंगे कि हमने लोकल ट्रांसमिशन ख़त्म की, 1 साल 1.5 साल, हमारा ये प्लान चाहिए और वो प्लान यही होना चाहिए कि आपके 15.5 करोड़ लोग जल्द से जल्द बिफोर दिस वायरस म्यूटेट्स। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आम सवाल जो आम शहरी सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं वो ये है कि ये वैक्सीन क्या पूरी उम्र के लिए चलेगी या हर साल फिर हमें ये वैक्सीन इसी तरह से लगवाना पड़ेगी? ये जरा कितनी देर के लिए इफेक्टिव है एक दफा लगवाई हुई? जी देखिए इमरान भाई, इसका तो कहना बहुत मुश्किल है। जो हमने ट्रायल्स किए अभी कोई तकरीबन 9-10 महीने हो गए हैं और अभी भी इफेक्टिव है, लेकिन क्योंकि वो सिंगल डोज थी कैंसाइनो की पहली, इसलिए, लेकिन क्योंकि केसेस हो रहे थे ऑल्दो सीरियस नहीं हो रहे थे, अब हमने अडेप्टिव डिज़ाइन था प्रोटोकॉल का, तो मैंने ही चेंज कर दिया कि अब हम सेकंड डोज लगा रहे हैं। मेरा परसेप्शन ये है, एंड आई डोंट हैव एन एविडेंस टू दिस, कि पाकिस्तानी को लगाते रहना पड़ेगा वैक्सीन। ऑलमोस्ट 7 months to 9 months के बाद हमें एक बूस्टर लगाते रहना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years। दिस डिजीज इज गोइंग टू टेक टाइम। देखें इसको मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूँ। 50 लाख लोग मर चुके हैं इसमें। द रे ऑफ होप एट द एंड ऑफ दिस डार्क टनल इज इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जितनी जल्द हम इसको कैपिटलाइज कर लेंगे उतनी ही हम जानें भी बचाएंगे, अपनी इकोनॉमी भी बचाएंगे। इसलिए जैसे हिलाली साहब ने कहा, जी मैं हिलाल साहब का एक कमेंट भी ले लूँ सिंस वो सिंध में कराची में मौजूद हैं। हिलाल साहब, सिंध गवर्नमेंट ने ये भी एक प्रपोजल दिया है कि जी सैलरी रोक ली जाए उन मुलाजमीन की और जो पहले वैक्सीनेशन ना करवा लें। आपको लगता है इस तरह की चीज़ें जो है वो इफेक्टिव हो सकती हैं? और वैसे भी कितने लोग होंगे जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं? ज़ाहिर है ज़्यादा जो आबादी है वो तो उनके अंडर नहीं होगी उस तरह से। नहीं जी, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं करें? अच्छा। ये तो ये लोग अगर नहीं ले रहे हैं इसलिए कि ये क्वैक्स की बात सुनते हैं तो आप और मैं खामखा हमारा जान खतरे में आ जाता है, इसलिए कि ये नहीं ले रहे हैं, तो दे हैव टू टेक इट। और ये बिल्कुल सेफ है, सब लोगों ने लिया है, तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो इररिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल कंपल्सरी वैक्सीनेशन होना चाहिए। लेकिन इमरान साहब, मैं डॉक्टर साहब, मैं जी
जी लाल साहब, फिर आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारा एफर्ट जो है इट्स वेरी स्लो। ये क्या बड़ी बात है एक जैब देने के लिए, क्या ट्रेनिंग होती है? वेरी लिटिल ट्रेनिंग। अब आपका कोल्ड चेन का, हाँ वो सही है, मगर भाई अब हमारी खत्म हो रहा है हिलाली साहब, हमें अनइंटरप्टेड दे रहा है। हिलाली साहब हमारी वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है। मैं आपकी बात के साथ ही डॉक्टर साहब की तरफ ये सवाल भी ऐड कर दूं, अभी मजीद हमें 7 करोड़ पाकिस्तानियों को लगानी है, ये टारगेट कब तक मीट कर सकेंगे? डॉक्टर साहब आपका क्या कमेंट है इस पर? फिर मैं आपसे इजाजत। देखें, जैसे हिलाली साहब ने बिल्कुल सही कहा कि देखें हमें इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फिजिकल भी, और हमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा। बेशक हिलाली साहब सही कहते हैं कि एक इंट्रामस्कुलर जैब है, लेकिन उसको रिपीट भी करना है, उनको फॉलो अप भी करना है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी मॉनिटर करने हैं। इट्स नॉट ओनली वैक्सीन, इट्स वैक्सीन सर्विसेज पूरी। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन हमें इसको तरजीहात रखनी चाहिए, और जैसे उन्होंने कहा इसकी कानून साजी होनी चाहिए कि सिंस देखें वैक्सीन हम इसलिए लगवाते हैं कि मैं बचा रहूँगा, लेकिन इसलिए भी लगाता हूँ जिन लोगों को नहीं लग सकी, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, स्मॉल चिल्ड्रन हैं, वो भी बचेंगे अल्टीमेटली। तो इसलिए वो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वॉलंटियर करें, खुद जाके लगवाएं, बजाय इसका भी पोलियो वाला ही हाल कर दें कि जो वैक्सीनेटर आए उसको मार दें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो आप कर रहे हैं ऐसा प्रोग्राम, इसको डिस्पेल करना चाहिए हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल अवेयरनेस कैंपेन एक भरपूर चलानी होगी ताकि लोगों के खदशात भी दूर हों, लोगों को मोटिवेट भी किया जाए और ये वैक्सीनेशन का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।